दोस्तों, इतिहास कभी भी काला या सफेद नहीं होता, ये हमेशा ग्रे होता है। आज हमारे देश में बादशाह अकबर को लेकर दो तरह की राय है। एक पक्ष कहता है कि वो एक महान शासक था जिसने भारत को जोड़ा, भाईचारा सिखाया और हमारी संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले गया। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि वो एक क्रूर आक्रमणकारी था जिसने चित्तौड़ में बेगुनाहों का कत्लेआम किया और सिर्फ अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। लेकिन सच क्या है? क्या हम 21वीं सदी की नैतिकता और आज के कानूनों से 16वीं सदी के एक बादशाह को जज कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम न तो अकबर की तरफदारी करेंगे और न ही बेवजह आलोचना। हम सिर्फ तथ्यों को यानी फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे। फैसला आपको करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और आज हम इतिहास का फैक्ट चेक करेंगे। अकबर की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के खौफनाक माहौल को समझना होगा। साल था 1556। सत्ता के लिए मार काट मची थी। अकबर महज 13 साल का था जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सामने हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू थे। युद्ध में हेमू की हार हुई। यह इतिहास में एक विवाद है। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने घायल हेमू को मारने से मना कर दिया था, लेकिन उस समय के बाकी इतिहासकार और आधुनिक रिसर्च बताती है कि अपने संरक्षक बैरम खान के कहने पर अकबर ने ही तलवार चलाई थी और गाजी की उपाधि ली थी। ये उस समय के युद्ध का कड़वा सच था कि जीतने वाला ही सिकंदर होता है और हारे हुए के साथ रहम नहीं किया जाता। लेकिन अकबर के जीवन का सबसे काला पन्ना 1568 में लिखा गया, चित्तौड़गढ़ में। ये वो घटना है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जब मुगल सेना ने महीनों की घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा किया तो अकबर ने वहां मौजूद 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अकबर के खुद के फतहनामा में दर्ज किया गया है। अगर हम इसे निष्पक्ष नजरिए से देखें तो ये एक सैन्य रणनीति थी ताकि बाकी राजाओं में खौफ पैदा हो जाए और वो बिना लड़े हार मान ले। लेकिन अगर हम इसे मानवीय नजरिए से देखें तो ये एक भीषण नरसंहार था। ये घटना अकबर की छवि पर हमेशा एक सवाल बनकर रहेगी। लेकिन चित्तौड़ के बाद कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। अकबर की नीतियों में अचानक एक भारी बदलाव आया। कुछ इतिहासकार इसे उसका हृदय परिवर्तन कहते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक इसे उसकी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी मानते हैं। अकबर बहुत चालाक था। वो समझ चुका था कि मुगल जो बाहर से आए थे वे भारत में तब तक राज नहीं कर सकते जब तक वे यहाँ के बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं और राजपूतों को साथ न लें। इसलिए उसने 1564 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे पहले गैर मुस्लिमों को अपनी सुरक्षा के बदले टैक्स देना पड़ता था। अब चाहे ये फैसला राजनीतिक मजबूरी में लिया गया हो या इंसानियत के नाते, लेकिन इसका असर बहुत सकारात्मक पड़ा। जनता को राहत मिली और धार्मिक तनाव कम हुआ। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादियां की लेकिन उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया। महल के अंदर मंदिर बना जहां घंटियां बजती थीं। अगर हम भावनाओं को अलग रखकर अकबर को सिर्फ एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखें तो उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। उससे पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अकबर ने तलवार और समझौतों के दम पर कश्मीर से लेकर दक्षिण तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसने अनुवाद विभाग बनाया जहां रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। उसका मकसद था कि दो अलग धर्म के लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझें। उस दौर की कट्टरता को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम था। लेकिन दोस्तों, अकबर के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जिस पर अक्सर पर्दा डाला जाता है और वो है मीना बाजार। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि मीना बाजार सिर्फ महिलाओं के मनोरंजन के लिए था जहां पुरुष नहीं जा सकते थे। लेकिन कई राजपूत इतिहासकार और लोक कथाएं एक अलग ही कहानी कहती हैं। दावा किया जाता है कि अकबर इन बाजारों में भेष बदल कर जाता था ताकि वो अपने हरम के लिए सुंदर महिलाओं को चुन सके। बीकानेर की किरण देवी का किस्सा आज भी राजस्थान में मशहूर है कि कैसे उन्होंने मीना बाजार में अकबर की बदनीयती पर उसे जमीन पर पटक कर अपनी कटार के नीचे दबा लिया था और अकबर को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि महानता के चोले के पीछे एक ऐसी इंसानी फितरत भी थी जो हमेशा पाक साफ नहीं थी। यानी अकबर न पूरी तरह देवता था न पूरी तरह शैतान। और अंत में बात उस संघर्ष की जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है।
हल्दी घाटी का युद्ध। इसे अक्सर हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दिया जाता है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि ये युद्ध धर्म का नहीं बल्कि साम्राज्यवाद बनाम स्वतंत्रता का था। जरा सोचिए, अकबर की सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजा मान सिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना में एक मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी सबसे आगे लड़ रहे थे। अगर ये धर्म की लड़ाई होती तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होते। अकबर एक साम्राज्यवादी था, उसे पूरा भारत अपने नक्शे में चाहिए था। महाराणा प्रताप एक स्वतंत्रता प्रेमी थे, उन्हें अपनी मातृभूमि की आज़ादी चाहिए थी। अपने अपने नजरिए से दोनों सही थे। एक राजा का धर्म होता है राज्य बढ़ाना और एक योद्धा का धर्म होता है अपनी जमीन की रक्षा करना। और ये भी सच है कि अकबर युद्ध जीतने के बाद भी प्रताप के स्वाभिमान को कभी नहीं हरा पाया। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? अकबर कौन था? अगर हम उसे आज की 21वीं सदी के चश्मे से देखेंगे तो चित्तौड़ का कत्लेआम और मीना बाजार के किस्से उसे एक अपराधी बनाते हैं। लेकिन अगर हम उसे 16वीं सदी के चश्मे से देखेंगे, जहां शक्ति ही सत्य थी, तो वो एक बेहद सफल और दूरदर्शी शासक नजर आता है। उसने भारत को एक मजबूत ढांचा दिया, उसने क्रूरता भी दिखाई और दरियादिली भी। उसने तलवार से शुरुआत की और कलम पर खत्म किया। इतिहास में अकबर एक जटिल चरित्र यानी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसे सिर्फ महान या सिर्फ क्रूर कह देना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। वो अपने समय का एक ऐसा बादशाह था जिसने खुद को वक्त और जरूरत के हिसाब से बदल लिया। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या हमें इतिहास को अच्छे या बुरे में बांटना चाहिए या उसे जैसा था वैसा स्वीकार करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये संतुलित और फैक्ट बेस्ड विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।